नमस्कार, स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। मैं हूं जुबैर खान। संसद के मानसून सेशन से पहले सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि मानसून सेशन 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा और इसमें कामकाज के 19 दिन होंगे। इस दौरान दोनों सदनों के सत्र की टाइमिंग दोपहर 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। स्पीकर ने कहा कि इस दौरान कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और जिन सांसदों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने के लिए कहा जाएगा। यानी जिन सांसदों ने टीका नहीं लिया है उन्हें हर 14 दिन में टेस्ट करवाना होगा और ये सिर्फ सांसद नहीं बल्कि उन सबके लिए होगा जो संसद भवन में दाखिल होंगे। जानकारी के मुताबिक अभी तक फिलहाल 444 लोकसभा सांसद और 218 राज्यसभा सांसदों ने वैक्सीन ले ली है। इस बार का मानसून सेशन किसानों के आंदोलन की वजह से हंगामेदार रहने की आशंका है। किसान संगठन पहले ही कह चुके हैं कि वो कृषि कानूनों के खिलाफ संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं विपक्ष भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर टीकाकरण की धीमी रफ्तार के अलावा सरकार पर कई तरह के दबाव बनाने की कोशिश कर सकती है। संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन देश के कई राज्यों में अभी भी संक्रमण 5% से अधिक है। दिल्ली में संक्रमण कम हुआ है, लेकिन संसद में सभी राज्यों के माननीय सांसद आते हैं, इसलिए पिछले सत्रों की अनुसार व्यापक सुरक्षा इंतजाम और सदन के अंदर बैठने की व्यवस्था भी सुरक्षा की दृष्टि से कोविड मापदंडों का पालन करते हुए सामान्य दूरी पर हमने व्यवस्था की है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों का हमें इसमें भी अपेक्षित सहयोग मिलेगा। आरटीपीसीआर की सुविधा यहां पर हमेशा उपलब्ध रहेगी, माननीय सदस्यों के लिए भी, और जो भी माननीय गणमान्य व्यक्ति सदन की कार्रवाई के हिस्से हैं और जो पत्रकार जगत के लोग हैं उनके लिए भी 24 घंटे आरटीपीसीआर की सुविधा उपलब्ध रहेगी ताकि कभी भी हम जांच कर सकें। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की कवायद शुरू हो गई है। अब 6 अगस्त को प्राइवेट मेंबर बिल पर राज्यसभा में चर्चा होगी। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल पेश हो चुका है। 6 अगस्त को राकेश सिन्हा के प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा हो सकती है। वहीं इस बारे में राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल का प्राइवेट मेंबर बिल भी दिया गया है। बता दें कि मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इसमें 19 बैठकें होंगी। 18 जुलाई को सदन के फ्लोर लीडर की बैठक होगी। उसके बाद सदन की कार्यवाही चलाने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। बता दें कि विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी की थी। उन्होंने कहा था कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में एक बड़ी बाधा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव लड़ने की बात नहीं कही है। मैंने कहा है कि 2 महीने बाद 5 सितंबर को बैठक होगी, उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी, ऐसा कहा गया है। आंदोलन को कैसे चलाना है, सरकार कैसे ये बात मानेगी, ये तमाम चीजें बैठक में तय होंगी। जनवरी के बाद हमारी सरकार से कोई बातचीत हुई नहीं है, इसलिए हम लोग ये बैठक करने जा रहे हैं जिसमें सरकार से बातचीत करने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। आगे की योजना तो आंदोलन चल रहा, आगे कर लेगी सरकार। 8 ही महीने तो हुई है अभी, आगे 8 महीने में बातचीत कर लेगी। देखो, किसान यहां से वापसी नहीं जाने का, किसान रहेगा यहीं पे ही जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी, बात नहीं मानने की। हम यहां से घर वापसी नहीं जा रहे ना, इन्हीं से ही हटवाएंगे जो उनसे जा रहे हैं, इन्हीं से ही हटवाएंगे। चुनाव लड़ने की कोई योजना नहीं, हमारी कोई योजना नहीं चुनाव लड़ने की। और सितंबर ने वक्त दिया है, सितंबर में 5 सितंबर की एक बड़ी पंचायत हम करेंगे, उसमें फैसला लेंगे आगे का आंदोलन की कैसे रणनीति और आगे बढ़ानी है, उस पर फैसला लेंगे। और क्या इस दौरान आपके पूरे देश में, क्योंकि हाँ चलेंगे, मीटिंग करेंगे, देश भर में जाएंगे, बात करेंगे देश के लोगों से। और राजनीति दबाव भी है, जनता इनको वोट नहीं दे रही तो राजनीति के दबाव है। भाई जिसका जो मर्ज है उसे उसी मर्ज की तो दवाई दी जा।
ये पॉलिटिकल उससे ताकतवर बने वोट लेकर जनता की। अब जनता इनको वोट नहीं दे रही तो बताओ हमारे पे क्या इलाज है। कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि आप भी चुनाव में उतर। नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव नहीं, वोट की चोट वो देंगे। पंजाब के भटिंडा में बीजेपी नेता एसएसपी को मांग पत्र सौंपने पहुंचे। दरअसल किसानों ने जिला प्रबंधक कॉम्प्लेक्स को घेरा और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि जो राजपुरा में बीजेपी नेता का किसानों द्वारा विरोध हुआ है, उस संबंध में भटिंडा एसएसपी को बीजेपी नेता विनोद कुमार और उसके साथी मांग पत्र देने आए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते, उनका प्रदर्शन लगातार इसी तरह जारी रहेगा। ਬੂਟ ਸਿੰਘ ਗੋਲੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗੁਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਪਮੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਝੁੱਗੇ ਪਾੜੇ, ਸਾਡੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਵੇਰਨਗੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਗਏ ਵੇ ਹੈਗੇ 20-25 ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਖੜਾਏ ਵੇ ਨੇ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮੂਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਲੀੜੇ ਵੀ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਪੜਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂ, ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਫਿੱਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘੁੱਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਡੇ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਫਿੱਡੇ ਤੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਿੱਡੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਅਸੀਂ ਲਿਆਤੀ, ਹਰੇਕ ਸਾਰੇ ਛਿੱਤਰ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਐਮਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕੰਧ ਟਪਾ ਕੇ ਟਪਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਬੱਡੀ। पंजाब के सरहिंद में बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप गर्ग ने आज संयुक्त किसान मोर्चा के विरोध में अमलो स्थित अपने आवास पर भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन ने किसानों को विरोध को देखते हुए उन्हें घर से सकुशल बाहर निकाल लिया। बता दें कि किसान संगठनों के नेताओं ने जिला प्रशासनिक परिसर फतेहगढ़ साहिब का घेराव किया, जहां बीजेपी अध्यक्ष प्रदीप गर्ग को अपने साथियों के साथ मांग पत्र सौंपने के लिए जिला प्रशासन पहुंचना था। किसान नेताओं ने कहा कि वे भाजपा नेताओं को किसी भी कीमत पर जिले में कोई भी समारोह आयोजित करने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि पंजाब में भाजपा नेताओं द्वारा किए जा रहे विरोध और भाजपा नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को नकली किसान बताया जा रहा है, उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗਰਗ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਾਣ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਡਟ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਆਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਲੋਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ 7.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਮੌਬ ਲੀਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾੜਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ 100-200 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਾਡੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣਗੇ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ SSP साहब और DSP अमलो SDM सारे को उत्थे आए, मेरे को DSP अमलो SDM साहब और मैनू ये प्रैशराइज किया जा रहा सीगा भी तुसी ये प्रोग्राम ना करो। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने आज जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा पेश किए जाने के मामले में अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह के कानून से दुनिया वाले टकराएंगे तो पाक नापाक हो जाएंगे। जो रूह अल्लाह ने पैदा की हैं उन्हें पैदा करने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा ये रहेगा सरकार 2 बच्चों से ज्यादा पर पाबंदी के कानून की जगह देश में शादियों पर ही पाबंदी लगा दे। ना शादियां होंगी ना ही बच्चे होंगे। इसके साथ ही उन्होंने जनसंख्या कानून को बीजेपी सरकार का सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा बताया। या उसका सब तकदीर बना के साथ में भेजता है, जो भेजता है वो हमारे रिस्क देने का भी मालिक है, हमारी तरक्की का सब चीज़ों का मालिक वही है, समझिए। लेकिन ये हमें जिस तरीके से ये करना चाहते हैं कि यहाँ पर बच्चे कम पैदा हों, 2 से ज़्यादा नहीं हों, 2 से ज़्यादा होंगे तो ये सुलूक होगा तुम्हारे साथ। तो मैं कहता हूँ कि बेहतर यही है कि इतने दिनों शादी ब्याह बंद कर दो। 20 साल तक कोई शादी नहीं कर सकेगा, बच्चे पैदा ही ना हो। मैं आपका तर्क ये है कि शादियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाँ। ना शादियाँ होंगी ना बच्चे। हाँ बस जी, बेहतर ये है कि ये शादियों पर प्रतिबंध लगा दें तो सबको सब्र भी आ जाएगा कि भाई अब देश में शादी नहीं हो रही। यूपी के कौशाम्बी में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने देश की आर्थिक कमर को तोड़ने का काम किया है और पेट्रोलियम पदार्थों और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी को भुखमरी के कगार पर धकेल दिया है। इस मौके पर कांग्रेस ने कहा कि वो इसका पुरजोर विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि वो महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई करे। सुने होंगे, महंगाई के विरोध में कांग्रेस सड़क पर है। आज कौशाम्बी ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान महंगाई से परेशान है। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छूते चले जा रहे हैं, जिससे यातायात से लेकर के माल भाड़ा ढुलाई तक जब महंगा होता है, उससे हर सामान महंगा होता चला जा रहा है। इस महंगाई से खास करके गरीब बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हर अन्याय अत्याचार के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है, सड़क पर आई है, मैदान में आई है। और आज उसी प्रकार से डीजल पेट्रोल गैस आज की बढ़ती हुई महंगाई से आज आम भारतीय परेशान है। जनहित में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई का विरोध करने का निर्णय लिया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में डीजल पेट्रोल रसोई गैस आज महंगाई के विरोध में कांग्रेस जन सड़क पर विरोध कर रहे हैं, जिससे यह गूंगी बहरी सरकार जान सके और जनता की आवाज को समझते हुए जनहित में जो शपथ लेती है, हो सकता है अपने शपथ को याद कर सके और जनहित में महंगाई को दूर करने के लिए, हमारी मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठा सके। यदि ये नहीं करती है तो ये कांग्रेस जनहित में जिस प्रकार से अभी तक संघर्ष करते रहे हैं, हम संघर्ष करते रहेंगे, चाहे जो भी कष्ट सहना पड़े। जनहित में अन्याय के विरोध हम लड़े हैं। देश के अन्य शहरों की तरह यूपी के फर्रुखाबाद में भी कांग्रेसियों की ओर से महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेसियों ने सड़कों पर ताली और थाली लेकर कांग्रेस के फ्रंटल संगठनों के नेतृत्व में तहसील सदर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस ने रसोई गैस के दाम, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर स्लोगन लिखी पट्टी हाथ में लेकर भी अपना विरोध जताया। ऐसा है कि आज हमने जो हमारे प्रदेश नेतृत्व का आह्वान था कि समस्त तहसीलों पर फ्रंटल संगठन कार्यक्रम करेंगे, जनता की आवाज़ को प्रमुखता से उठाएंगे। तो आज यहाँ पर यूथ कांग्रेस के साथ महिला कांग्रेस ने, सोशल आउटरीच ने, अल्पसंख्यक मोर्चे ने और सेवा दल ने, सभी फ्रंटल संगठनों ने आज सहयोग किया है और सब लोग जनता की आवाज़ को उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में महिलाएं हैं। ये वो महिलाएं हैं जिनका कहीं ना कहीं रसोई की स्थितियां इतनी ज़्यादा बिगाड़ दी हैं सरकार ने, और सरकार ये सोचती है कि उसका जो एक धार्मिक एजेंडा है
कि धर्म के नाम पर राजनीति करते रहेंगे, भले ही किसी के घर में खाने को रोटी ना बचे, तो ये बड़ा निंदा की बात है। हम कांग्रेस जन आज आपके माध्यम से भी, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी ये निवेदन करते हैं कि जनता की इस तकलीफ को ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जिन्होंने आदरणीय स्मृति ईरानी जी को भी, जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो उन्हें भी मौका दिया था कि वो बेरोजगार महंगाई के खिलाफ बोलें। आज हम आपके थ्रू भी मांग करते हैं कि आदरणीय स्मृति ईरानी जी जो हैं सामने आए और जनता को जवाब दें कि 400 रुपए का जब सिलेंडर था तब महंगाई डाइन हुआ करती थी, आज क्या भारतीय जनता पार्टी की मौसी हो गई है जो स्मृति ईरानी जी आज मुखर नहीं हो रही है बोलने के लिए? क्या कारण है, क्या कारण है तानाशाही का? जवाब चाहिए, जनता जवाब मांगती है कि कैसे इस आपदा के बाद, जब कोरोना के बाद पूरा देश त्रस्त हो चुका है, हर तरीके से अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर ढूंढ रही है। पेट्रोल की कीमत क्या है सर्वविदित है, सब जानते हैं, लेकिन उस पर टैक्स कितना बड़ा है ये सरकार अगर बताएगी तो ज्यादा। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिसोदिया 2 दिवसीय दौरे पर अपने प्रभार क्षेत्र शिवपुरी के दौरे पर पहुंचे, जहां पीएस होटल में प्रेस वार्ता के दौरान देश में महंगाई के मुद्दे पर जब पत्रकारों की ओर से उनसे सवाल किए गए तो इसके जवाब में प्रभारी मंत्री ने महंगाई बढ़ने का ठीकरा कांग्रेस पर ही फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पहले केंद्र की सरकार कांग्रेस की थी और उसकी गलत नीतियों की वजह से आज देश को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। वहीं प्रभारी मंत्री के जवाब पर कांग्रेस भी आक्रामक हो गई और जिला कांग्रेस के महामंत्री आलोक शुक्ला ने कहा कि बीजेपी पार्टी दोहरा चरित्र अपना रही है। प्रदेश स्तर का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है और ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा क्रिएटेड मुद्दा है। ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी की जो उस समय की जो इनकी योजनाएं थी उसके कारण ये सारा इन्फ्लेशन हुआ और उसको धीरे धीरे सुनो भाई, धीरे धीरे करके मायने में जान बदली उसको कंट्रोल में ला रहे हैं और लाने के पश्चात जिससे महंगाई को कंट्रोल किया। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रभारी मंत्री जी चूंकि शायद आज ही आए, मेरे ख्याल से आज कल का 2 दिन का उनका दौरा था, तो प्रभारी मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं तो निश्चित रूप से वो ऐसी बात कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी या उनका अपना दल कटघरे में ना आए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं प्रभारी मंत्री जी से भी और समूचे भारतीय जनता पार्टी से, शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ताओं तक, कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और 67 रुपए मेरे ख्याल से प्रति लीटर पेट्रोल की जब कीमत थी, तब यही जो मध्य प्रदेश के आज मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह, उस समय भी मुख्यमंत्री थे, ये साइकिल से विधानसभा गए थे। और आज सोशल मीडिया पर एक तरह का जो मैसेज चल रहा है, आपने देखा होगा, बार बार वो मैसेज मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़ते होंगे, उसमें लिखा रहता है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अंधभक्त रूपी लोग, वो लिखते हैं कि अगर पेट्रोल की कीमत 200 रुपए भी हो जाए तो हम देश हित के लिए वो डलाने तैयार हैं। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उस समय जब 67 रुपए प्रति लीटर पर जब वो आंदोलन कर रहे थे और आज वो 200 रुपए का भी लीटर डलाना चाहते हैं या डलाने तैयार हैं, तो ये दोहरा मापदंड क्यों, दोहरा चरित्र क्यों? दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर लघु सचिवालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से जो सॉफ्टवेयर दिए गए हैं उसके लिए सरकार उन्हें मोबाइल और नेट की सुविधा भी उपलब्ध कराए। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने डीसी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी भेजा। पंजाब के संगरूर में भी आज आंगनबाड़ी वर्कर्स की ओर से अपना मांग दिवस मनाया गया। आंगनबाड़ी मुलाजिमों के मुताबिक इस दिन वो अपनी मांगे अपने उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाती हैं। इस बार भी उन्होंने हर ब्लॉक में धरने प्रदर्शन किए और संगरूर में लाल बत्ती चौक पर प्रदर्शन किया। धुरी में सीडीपीओ ऑफिस के आगे प्रदर्शन किया गया। अपना हक मांगने के लिए सीडीपीओ धुरी को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिससे में मांग की गई कि एक तो कोरोना के चलते उनको पंजाब सरकार की ओर से मिलने वाले कोरोना रिस्क बीमा 50,000 में जोड़ा जाए, दूसरा जो उनकी भर्ती में कटौती लगी है उनको तुरंत जारी किया जाए और उनके जो छोटे बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी सेंटरों में वापस लिया जाए। मेरा नाम शकुंतला रानी ब्लॉक प्रधान है। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣੇ ਆਂਗੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਦਿਵਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਸੰਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਘੰਟਾ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के द्वारा अपनी कई मांगों को लेकर भिंड में एक दिवसीय हड़ताल में पंचायत सचिव संगठन, ग्राम रोजगार सहायक पंचायत कर्मचारी समेत लगभग 28 संगठनों ने प्रदेश व्यापी एक दिवसीय हड़ताल जिले स्तर पर रखी। संगठन के द्वारा 7 दिन का वक्त देते हुए कहा गया कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे भी बड़े तौर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। आदेश के तहत या बैठे हैं, जिसका कारण रहा सरकार का कर्मचारियों पे इतना दबाव रहा कि जिसके कारण भीकन गांव के जनपद के हमारे सीओ साहब ने आत्महत्या की। सुसाइड नोट छोड़ के गए, जिसमें शासन का दबाव लिखा गया। उसके 2-4 दिन बाद हमारे जनपद सीओ धार जिला में वो सब इंजीनियर ने भी आत्महत्या की, जिनके सुसाइड नोट छोड़ा गया। उसमें भी यही लिखा गया कि शासन के दबाव अत्यधिक है। 2 हमारे अधिकारी कर्मचारी 2 खत्म होने के से हमारे संयुक्त मोर्चा एक हुए। उन्होंने कहा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन या शोक सभा के रूप में हम बैठेंगे और हमारी सरकार से पूर्व समस्त संयुक्त मोर्चा के समस्त विभागों की मांगे भी लंबित हैं, जिन पर सरकार का कोई फैसला नहीं हो रहा, न कोई निर्णय कर रहे हैं। भीकन गाँव सीओ द्वारा वहाँ के राजनीतिक अध्यक्ष उपाध्यक्ष द्वारा दबाव दिया गया था किसी काम, वो अपने सुसाइड नोट भी छोड़े गए हैं। उसमें उनका शायद अरेस्ट पे हो पाया, अभी शायद चल रही उसी कार्रवाई। जनपद के सब इंजीनियर ने भी सुसाइड किया अभी। इसके अलावा जो संयुक्त मोर्चा है, GRS हैं, सचिव हैं और सब इंजीनियर हैं, समदा कर्मी हैं, नरेगा वाले हैं, सारे लोगों की कुछ मांग हैं और सारे लोग समस्या से ग्रस्त हैं। सारे विभागों के जो भी काम होते हैं वो जनपद से कराए जाते हैं, या फूड का हो, श्रम विभाग का हो, किसी विभाग का काम हो, सारे जनपद पर होती है। पाकिस्तान में एक बार फिर से जबरन धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वो भी 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 60 हिंदुओं को एक साथ इस्लाम कबूल करवाया गया है। धर्म परिवर्तन करवाने का वीडियो भी सामने आ चुका है। ये वीडियो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मीरपुर और मीठी इलाके का है, जो जबरन धर्म परिवर्तन का गढ़ बन गया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक मौलवी 60 हिंदुओं को कलमा पढ़ा रहा है और उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है। ये वीडियो 7 जुलाई 2021 का बताया जा रहा है। पाकिस्तान के सिंध के मतली नगर समिति के अध्यक्ष अब्दुल रऊफ निजामनी ने कहा है कि अपने फेसबुक प्रोफाइल पर यह वीडियो उन्होंने जारी किया। उन्नीस 1999 का चर्चित सेनारी नरसंहार का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। इस कांड में माओवादियों ने 34 लोगों की हत्या की थी। निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया था। निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए पटना हाईकोर्ट ने नरसंहार के 13 दोषियों को तुरंत रिहा करने के लिए कहा था। 15 नवंबर 2016 को जहानाबाद जिला अदालत ने फैसला सुनाया था। पटना हाईकोर्ट के जज अश्विनी कुमार सिंह और अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने रिहा करने का यह फैसला सुनाया था। अब इस मामले में हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद बिहार सरकार की ओर से याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद ये कहा गया था कि अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। आपको बता दें कि 18 मार्च 1999 की रात बिहार के जहानाबाद के सेनारी गांव में 34 लोगों को बांधकर उनका गला रेत दिया गया था। इस कांड में प्रतिबंधित नक्सली संगठन माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर को शामिल माना गया था। यूपी के मैनपुरी में एक महिला ने 3 सर वाले विचित्र बच्चे को जन्म दिया है। ये मामला रामनगर गुलरियारपुर गांव का है, जहां बच्चे के जन्म को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन बच्चे को देखने के लिए लोग दूर दराज के इलाकों से भी पहुंच रहे हैं।
यूपी के प्रतापगढ़ जिला पंचायत के शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे सदस्यों के साथ शपथ से पहले शुरू हुआ दुर्व्यवहार। जिला पंचायत सदस्य बेलकरनाथ प्रथम से पवन सरोज को गेट पर रोककर उतारी गई फिल्म, तो वहीं पूरी जिला पंचायत सदस्य आरिफ के वाहन को कोतवाल द्वारा रोकने के बाद हुई जमकर नोकझोंक। आरिफ अपनी बहन जो जिला पंचायत सदस्य हैं को लेकर जा रहे थे शपथ समारोह में। पवन सरोज का आरोप है कि सभी गाड़ियों में काली फिल्म लगी थी, लेकिन सिर्फ मेरी फिल्म की जो गाड़ी थी उसी को उतारा गया। हरियाणा के पलवल में बाइक सवार बदमाशों की ओर से भैंस व्यापारी को गोली मारकर 57,000 रुपए लूट लिए गए। दरअसल दो व्यापारी सुबह घर से भैंसों की खरीदारी के लिए निकले थे, लेकिन गांव अलावलपुर पहुंचने पर बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें रास्ते में रोककर गोली मार दी। इस गोलीबारी में एक व्यापारी घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। फिलहाल चांदहट थाना पुलिस ने मामले में अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज किया है। हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर पर से हमारे पीछे लग गए दो बदमाश जी। अब वो बिल्कुल बराबर में लाके गाड़ी हमारे में उन्होंने हमारी लात से हमें गिरा दिए। अच्छा। और एकदम उतर के दोनों स्विच बढ़ गए। अब एक के हाथ में रफ्ता लग रहा, अब वो मेरी उससे हाथ तबाही होने लगी जी। दोनों चिपटने लगे मुझसे, अब हाथ तबाही होने लगी और हाथ तबाही में से गोली लग गई मेरे यहाँ पे। कितनी गोली मारी? पीछे से ही एक चलाई, अब कितने दोबारा भरने लगा, इतने से ही एक ने पैसे जिम में से निकाल लिए। अच्छा, कितने पैसे लूटे? 60,000 रुपये। 57,000। अच्छा, गोली दी उसी हमें मेडिकल में दाखिल करवा दिया है, कंप्लेंट दे दी है। कितनी गोलियाँ लगी हैं? एक ही गोली लगी है। क्या मामला बताया? ये अपनी भैंस पकड़ने की जा रही थी, पीछे दो बाइक वाले आए जिन्होंने पैसे कितने पैसे लूटे हैं? 57,000। और कितने लोग उसमें शामिल हैं इस वारदात में? किससे वारदात किससे की है? दोनों के पास हथियार थे? एक के पास। कहाँ की घटना है? ये हनुमान मंदिर है किटवाड़ी। अच्छा, तो अब क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? आगे सुनसारी है, जैसा देखते हैं। यूपी के मथुरा में हाईवे पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासे में 2 लोगों को जेल भेज दिया गया है। दरअसल जमीन को लेकर साले ने अपने ही जीजा का कत्ल कर दिया। कत्ल के दौरान मृतक के शव को थाना हाईवे क्षेत्र के गांव धनगांव के आसपास फेंक दिया गया, जिसकी सूचना गांव वालों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने अज्ञात शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस शाह को धनगांव भाषा रोड पे एक लकड़ी के ढेर में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी बाद में पहचान हुई थी महेंद्र के रूप में। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये आई कि इनकी गला दबा के हत्या की गई है। इस संबंध में थाना हाईवे पर अपराध पंजीकृत किया गया, जिसमें 4 लोगों के नेम्ड FIR हुई थी। लेकिन जांच में पाया गया कि ये जो 4 लोग नेम्ड हैं ये सही अभियुक्त नहीं है। फिर पुलिस ने इस पे पीछे काफ़ी समय से काम किया और ये निकल के आया कि इनमें प्रॉपर्टी को लेके विवाद था, जिसके संबंध में आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी बरामद कर ली गई, जो गाड़ी यूज की गई थी, और 2 अभियुक्त अभी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। के नेरनी इलाके में निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल हत्यारों ने एक व्यक्ति की हत्या कर और व्यक्ति का धड़ कुएं में फेंक दिया। मामले में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह चौहान घटनास्थल पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड समेत फोरेंसिक टीम ने जांच के लिए सैंपल्स लिए और मामले की तहकीकात में जुट गई। नारायणी क्षेत्र के ग्राम करतल में एक कुएं में जो है सिर कटी हुई लाश यहाँ से बरामद हुई है। उसका धड़ जो है कुएं में था और जो है उसका सर जो है काटा हुआ वो बगल में एक नहर जाती है, उसके पटरी पर मिला है। इसकी शिनाख्त कर ली गई है। इसका मृतक का नाम बबलू पुत्र राजा है। ये 13 थाना तर्रा का रहने वाला है। यहाँ पर एक मनोज उर्फ चुन्नू द्विवेदी के यहाँ इसकी बोलेरो गाड़ी चलाता था ये, और जैसी जानकारी एक प्रथम दृष्टया जो प्राप्त हुई है, कल रात में ये वहाँ उनके घर पर खाना वाना भी खाया है। उसके बाद जो है किसी अज्ञात व्यक्ति ने जो है इसका मर्डर किया है।
और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी है दमदार समाचार लगातार। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। हरियाणा के अंबाला में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पुलिस भी अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। अंबाला से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल 60,000 के लेन देन को लेकर युवक की किडनैपिंग की गई, जिसमें 3-4 लोगों ने मिलकर एक युवक को किडनैप कर लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की गई। वहीं किडनैपर्स ने कैमरा के सामने अपना गुनाह भी कबूल लिया कि पीड़ित हमारे पास पैसे लेकर भाग गया था, जिसके चलते उसको किडनैप किया गया। वहीं इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मामले की सच्चाई है क्या। मेरा नाम अभिषेक है जी। मेरे को यहाँ से गाड़ी पाके मिली थी मिलिट्री एरिया से। वहाँ जाके इन्होंने मेरे को पहले खेतों में मारा जी, उसके बाद अपने ट्यूबवेल पे मारा जी, नंगा करके जी पूरा। उससे मारा जी, पहले उससे रोड से मारा जी, ये अपना इससे पाइप से जी, चाटे चूटे मारे, मुक्के मारे जी पूरे। पैसों के लेन देन जी। मेरे पैसे लेके भाग गया था। मैं एक हफ्ते से परेशान के लिए मैंने उसको पकड़ा था, मैं किया था। हम 3 थे, 2 लड़के होते साथ में 3। देखिए, कल हमारे कंट्रोल में सूचना आई थी कि NH चौक के पास से किसी को किडनैप किया। तो सूचना के उपरांत हमने आसपास पूछताछ भी की और हमने जिसका किडनैप को उसके घर वालों से किसी माध्यम से उसको हम उसको सर्च कर रहे थे। लेकिन अभी कुछ देर पहले लगभग 3 से 4 बजे के आसपास हमारे पास ये लड़का अभिषेक आया, जिसने अपना मेडिकल और एक दरखास्त हमें पेश किया कि भाई इन बंदे द्वारा मेरे को कल किडनैप किया गया था। मेरे साथ पूरी रात में मारपीट की। किस तरह से उनसे मैं अभी वो जान बचा। हरियाणा के जींद जिले में साइबर क्राइम को लेकर साइबर एक्सपर्ट्स द्वारा पुलिस जांच अधिकारियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। जिले में बढ़ते साइबर क्राइम पर लगाम लगाने और लंबित मामलों को अब ट्रेस किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर साइबर जांच अधिकारियों को इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। साइबर एक्सपर्ट्स हर्षित गुप्ता और अंकुश ने जिला सचिवालय में सभागार में ये जानकारी दी। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अपनी बैंक डिटेल्स, OTP आदि किसी के साथ शेयर न करें और अपराध होने पर जितना जल्द हो सके पुलिस को सूचित किया जाए। देखिए, हमारे यहाँ पे साइबर पुलिस स्टेशन पंचकूला से मिस्टर हर्षित और मिस्टर अंकुश, जो हमारे साइबर एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने यहाँ पे 2 दिन की ट्रेनिंग का मॉड्यूल रखा था। हमारे जो जिला के IOs हैं, उनको साइबर अपराधों से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में इनके द्वारा जानकारी दी गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे IOs ने यहाँ पे ट्रेनिंग में जो भी नॉलेज हासिल की है उसको थाने में आने वाली हमारी कंप्लेंट्स और उसके बाद साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में इससे बहुत मदद मिलेगी। और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे साइबर अपराध जिले में दर्ज हो रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी ट्रेस किया जाए और लोगों को भी जागरूक किया जाए कि किस प्रकार से साइबर अपराधों से उन्होंने अपना बचाव करना है। वो है प्रिवेंशन का, और प्रिवेंशन तभी है अगर आप लोग जागरूक हैं। तो उसके लिए भी पुलिस समय समय पे हम अखबार के माध्यम से भी और दूसरे माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से फ्रॉडस्टर अलग अलग माध्यम से लोगों को कॉल करते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं और उनके जो मेहनत की कमाई है उसको लूट के ले जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जागरूकता है। और दूसरा, अगर कोई इससे सफ़र भी हो जाता है, किसी के साथ साइबर अपराध हो जाता है, तो कैसे उसने जल्दी से जल्दी इस कंप्लेंट को किस माध्यम से रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग भी, टाइमली रिपोर्टिंग जरूरी है। और रिपोर्टिंग के बाद हमारे जो IOs हैं उनका टाइमली एक्शन जरूरी है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत से फ्रॉड अकाउंट मिलते हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है और काफ़ी अपराधी पकड़े भी जाते हैं। स्टर हैं वो भी पूरे ऑर्गेनाइज्ड हैं। हमारे लिए यही चैलेंज है और इसी चैलेंज से निपटने के लिए ही ये ट्रेनिंग बार बार बीच में करवाई जाती है ताकि हमारे IOs को इस चीज़ के लिए अपडेट। हरियाणा के सोनीपत में सरकारी कर्मचारियों की इस वक्त नींद उड़ी हुई है। दरअसल नगर निगम द्वारा सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास खाली करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आज एक कर्मचारी नगर निगम के बाहर जमा हुए, निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि निगम द्वारा इन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि अगर सरकारी मकानों में रहने वालों ने 1 सप्ताह में मकान खाली नहीं किए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
समस्या हमारी यूनियन को ये समस्या है, हमारे कर्मचारियों से जिनका आचार कट रहा है, बिजली का बिल है, उनके भी क्वार्टर खाली करने के लेटर नगर निगम द्वारा निकाले जा रहे हैं। जबकि कोई भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी, हम भी सरकारी कर्मचारी हैं, हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएं अभी ऑफिस के। ये समस्या हमारी यूनियन को ये समस्या है, हमारे कर्मचारियों से जिनका आचार कट रहा है, बिजली का बिल है, उनके भी क्वार्टर खाली करने के लेटर नगर निगम द्वारा निकाले जा रहे हैं। जबकि कोई भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी, हम भी सरकारी कर्मचारी हैं, हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएं अभी। 7 दिन का केवल टाइम देगा, हमारे को ये कहा है कमरा खाली करो। कौन सा डिपार्टमेंट है जी आपका? हमारा वाटर सप्लाई है, जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी। हमें वाटर निगम में डेपुटेशन पाए थे, अब धीरे धीरे करके हमारे को निगम से बाहर कर रहे हैं। कभी 7 कर्मचारियों के ऑर्डर कर रहे हैं, बिरान मार्टी कर रहे हैं, कभी 7 आएंगे, कभी 10 आएंगे। अब भी हमारे डेपुटेशन पर जन स्वास्थ्य विभाग के 70 के करीब कर्मचारी काम करते हैं। अपनी ड्यूटी सही करके सोनीपत जिले को पानी पिला रहे हैं। लेकिन नगर निगम के अधिकारी, एक्शन, SDO हमारे उन्हीं कर्मचारियों के क्वार्टरों को खाली करवा रहे हैं, जिन कर्मचारियों को जन स्वास्थ्य विभाग में भेज रहे हैं। हम कहाँ जाएं, हमारे लिए यह एक खेद की बात है, गलत है। यह हम सारी यूनियन वाले नगर निगम को बताना चाहते हैं, अगर आपने हमारे क्वार्टरों को वापिस, हम अपने महीने वाइज हमारे क्वार्टरों का बल्कि किराया भत्ता कटता है, रिपेयर भी कटता है, बिजली के बिल भी हम भरते हैं, फिर भी हमारे से क्वार्टर खाली क्यों कराए जा रहे हैं। नगर निगम कमिश्नर से वो पूछना चाहते हैं हम, हमारे साथ ऐसा दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन ये सही है कि पहले के मुकाबले कोविड केसों में बड़ी मात्रा में कमी आ रही है। इसी बीच दूसरे राज्यों में जाने वाली बंद पड़ी बस सेवा को फिर से बहाल किया गया है। अब यात्रियों को फिर से हरियाणा के करनाल डिपो से हिमाचल प्रदेश के शिमला और बरठी के लिए सीधी बस मिल सकेगी। इसके साथ ही फरवरी महीने में उत्तराखंड के देहरादून, पंजाब के पटियाला, दिल्ली ISBT, जम्मू के कटरा, यूपी के शामली और चंडीगढ़ के लिए भेजी जाने वाली बसों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। लोगों की डिमांड्स को देखते हुए लोकल रूट्स पर भी बसों की समय सीमा बढ़ाई गई है। करनाल से यमुनानगर, कैथल, पानीपत, कुरुक्षेत्र के लिए भी हर 20 मिनट में बस सर्विस शुरू की गई है। असंध रूट पर हर 9 मिनट में बस सेवा को शुरू किया गया है। इसका यात्रियों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि इस वक्त कई ट्रेनें नहीं चल रही हैं। लोग दूसरे राज्यों में जाने के लिए सड़क मार्ग का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हरियाणा रोडवेज की ये सहूलियत तमाम हरियाणा वासियों के लिए प्रदान की जा रही है। MP के बालाघाट में पर्यावरण के मद्देनजर सब्जी विक्रेता संघ और अन्य द्वारा संयुक्त रूप से वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया, जो 11 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन समेत भाजपा के नेताओं की प्रमुख उपस्थिति में नीम के पौधे लगाकर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि नीम का पेड़ ऑक्सीजन और एनवायरनमेंट की दृष्टि से बेहद सहायक और उपयोगी होता है। कोरोना के वक्त ऑक्सीजन की समस्या सामने आई थी, वृक्षारोपण कर इस समस्या का निदान किया जा सकता है। उन्होंने नागरिकों से कहा कि जो भी पेड़ आपके घर या खाली स्थान में लगाए गए हैं, कम से कम उसकी सुरक्षा का दायित्व जरूर लिया जाए, जिससे लगाए गए पौधे सुरक्षित और आगे फल दे सके। संघ के संयुक्त तत्वाधान में वार्ड नंबर 29 में आज बृहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें प्राथमिकता पे नीम के पौधे लगाए जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन के लिए ऑक्सीजन का अत्यंत ही महत्व है, और ऑक्सीजन के बिना जीवन अपूर्ण है, शून्य है। नहीं तो उसमें भी प्रजातियों की मैं बात करूं तो नीम का पौधा सभी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ पौधा माना जाता है। और यहाँ पे बड़े पैमाने पे एक अच्छी नर्सरी से पौधे मंगा करके इस वार्ड सहित बालाघाट के बहुत बड़े क्षेत्र में नीम के पौधों का वृक्षारोपण का अभियान आज से प्रारंभ किया गया है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी जिस मोहल्ले में, जिसके घर के सामने, जिस प्रतिष्ठान के सामने, जिस संस्था के सामने या उनके परिसर में ये वृक्षारोपण हो रहा है, उनकी परवरिश वो करें, पौधे यशस्वी जीवित हों। 29 में हमारी सब्जी मंडी इतवारीगंज में हम लोगों ने कम से कम 21 झाड़ से आज से शुरुआत की है, जो 11/7/2021 से लेके तो 11
8/2021 तक के 1 महीने तक के हमारा निरंतर वृक्षारोपण अभियान और साथ में जो हमारा ऑक्सीजन मशीन और भाप मशीन, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम लोगों का 1 महीने तक के पूरा वृक्षारोपण अभियान चलेगा, जिसमें हमारे 33 वार्डों में हमारा ये लक्ष्य रखा गया है कि कम से कम 500 झाड़ लगा के शहर को हरा भरा बनाए और पूरे झाड़ हमारे नीम के रहेंगे, जिससे ऑक्सीजन भी अच्छी होगी और उसकी औषधि भी काम आती है। तो इसलिए हम लोगों ने पूरे नीम के। पंजाब के मोगा जिले के एक गांव में मस्जिद बनाने के लिए हिंदू और सिख समुदाय के लोग सामने आए हैं। दरअसल गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि 1947 में देश के बंटवारे के वक्त यहां एक मस्जिद होती थी। गांव से ज्यादातर मुस्लिम परिवार उस वक्त यहां से चले गए। देखभाल न होने की वजह से गांव की मस्जिद की इमारत का अस्तित्व खत्म होने लगा था, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी अब स्थानीय सिख और हिंदू समुदाय के लोगों ने की है। तमाम लोग इस मामले को सामने आने पर जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों ने कहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की ये एक अनोखी मिसाल सामने आई है। देश में कई दिनों बाद कोरोना वायरस के नए मामले 40,000 से कम दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 36 से ज्यादा यानी कि 37,154 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले दिनों 39,649 लोग डिस्चार्ज किए गए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 97.22% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले दिनों कोरोना से 724 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद अब तक कोरोना से 4,08,764 कुल लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 14,32,343 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल 43,23,17,813 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस नियमों के उल्लंघन के चलते जनपद मार्केट को बंद करने का ऐलान किया गया है। अगले आदेश तक ये मार्केट अब बंद रहेगी। एनडीएमसी और एसएचओ कनॉट प्लेस को तत्काल प्रभाव से आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये आदेश नई दिल्ली के जिलाधिकारी और डीडीएमए के चेयरमैन की मंजूरी के बाद आए हैं। इससे पहले रविवार को दिल्ली के चर्चित बाजार सदर बाजार को भी प्रशासन ने 3 दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया था। प्रशासन ने पाया था कि यहां लोगों को काफी भीड़ इकट्ठी हो रही थी और लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। सदर बाजार के 12 टूटी चौक से लेकर मार्केट इलाके को 3 दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। सेंट्रल दिल्ली प्रशासन ने 7 जुलाई की रात से 13 जुलाई की रात 10 बजे तक सदर बाजार के इस हिस्से को बंद करने के आदेश दिए थे। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी हैं दमदार समाचार लगातार। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। कोरोना महामारी में आम जनमानस के साथ व्यापारियों का कामकाज ठप हो जाने से जहां लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो वहीं व्यापारियों द्वारा ग्राहकों को शादी विवाह के सीजन में उधार दिए गए सामान की रकम न मिलने से व्यापारी परेशान नजर आए, जिससे किराए के मकान में रह रहे व्यापारियों पर रोजी रोटी का संकट भी मंडराने लगा है। तो आप देख सकते हैं कि यूपी के सोनभद्र से ये खबर सामने आई है, जहां पर कुछ व्यापारियों पर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। दरअसल कोरोना काल में व्यापारियों की जो पूंजी है वो फंसी हुई है, जिसकी वजह से उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि उनकी जो उधार है उसको चुकाया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी पूंजी फंसी हुई है। कोरोना काल की वजह से अब उनकी जिंदगी की जो गुजर बसर है उसके लिए खासी मशक्कत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। मामला ये सर जी कि हमारी गाड़ी है और कुछ पैसा है। कैसा है? कैसा मामला? गाड़ी पैसा? सर जी उनके शादी में किसके? रामविलास की लड़की थी और विमलेश की बहन, उन्हीं की शादी में हम और जो कि सामान कुछ दिए थे, रकम दिए थे और बर्तन भी दिए थे। हम बोले कि हम आपको पैसा दे देंगे इसका,
शादी बीतने के बाद। तो सर जी शादी बीतने के बाद पैसा भी नहीं मिला। मेरी गाड़ी भी ले गए थे काम करने के लिए शादी में, और मेरी गाड़ी नहीं थी, 4 दिन पहले खरीदे थे हम, वही गाड़ी उठा कर हमारी दहेज में दे दिए। इसमें बीच बचाव हम किए, बीच बचाव करने के बाद प्रधान जी बीच में आए। प्रधान जी बोले चलिए आपको गाड़ी का पैसा दिलवा देंगे। सर जी अभी तक हमको न पैसा मिला न गाड़ी मिली, जिसमें कि 19,000 रुपया हमको और प्रधान जी के बीच में बात करने के बाद मिला है। फिर उसके बाद कुछ पैसा नहीं मिला सर। तीसरी लहर को लेकर आशंकाओं के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की है कि कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए, क्योंकि तीसरी लहर मुहाने पर खड़ी हुई है। आईएमए ने इस बात पर नाराजगी जताते हुए कहा कि देश में कई जगह कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर प्रशासन का रवैया ढीला दिखाई दे रहा है। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर जॉन रोज ऑस्टिन जेलाल ने ये सारी बातें एक वीडियो संदेश में कही। उन्होंने चेताया कि दुनिया भर के वैश्विक सबूतों पर नजर डालें तो पाएंगे कि भारत में थर्ड वेव आनी ही है, लेकिन ये देखकर बेहद दुख होता है कि न सिर्फ पब्लिक बल्कि प्रशासन भी लोगों के जमावड़े को लेकर आंखें बंद कर चुका है। आईएमए ने कहा कि ट्रैवलिंग और धर्मांतरण जरूरी है, लेकिन कुछ महीने इन गतिविधियों पर अभी रोक लगाए जाने की जरूरत है, क्योंकि फिलहाल ऐसी गतिविधियों का खोला जाना महामारी का सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है। और साथ ही एक बार फिर से चेताया कि महामारी को लेकर देश बेहद संवेदनशील फेज में है और ऐसे में अगले 2-3 महीनों में किसी तरह का रिस्क उठाने से बचना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में टूरिस्टों के जमावड़े की भयावह तस्वीरें पब्लिक डोमेन में सामने आई थी, जिसने तीसरी लहर से पहले लोगों के ऐसे जमावड़े को लेकर सवाल खड़े किए थे। तो आप देख सकते हैं कि आईएमए ने यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बार बार देशवासियों को चेताया है कि जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर आना ही है, उसे देखते हुए तमाम लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि कोरोना का कहर जो है देश झेल चुका है। कोरोना की जद से कई लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसकी वजह से देश के कब्रिस्तान भर चुके थे, जिसकी वजह से शमशान घाटों में जगह नहीं बची थी। देश में कोरोना की तीसरी संभावित लहर के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। स्वदेशी कंपनी जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव-डी को जल्द मंजूरी मिल सकती है। इस वैक्सीन की खासियत यह है कि 12 से 18 साल से ऊपर के बच्चों समेत तमाम उम्र के लोगों को ये दी जा सकती है। जायडस ने अपने वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल पूरा भी कर लिया है और कंपनी ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इसके इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन किया है। अब उम्मीद है कि डीसीजीआई एक हफ्ते के भीतर इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को हरी झंडी दिखा सकता है। सूत्रों का कहना है कि विषय विशेषज्ञ समिति इस हफ्ते होने वाली बैठक में जायडस के जमा किए गए डेटा की समीक्षा करेगी और अगर डेटा संतुष्ट पाया जाता है तो इसके इस्तेमाल को मंजूरी दे दी जाएगी। आपको बता दें कि ज़ाइकोव-डी दुनिया की पहली डीएनए आधारित 3 डोज वाली वैक्सीन है, जिसका पहला टीका लेने के 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन तीसरी डोज लेनी होगी। ज़ाइकोव-डी को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक भंडारण करना होगा। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के चलते मानसून मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञानियों ने सोमवार मंगलवार को जबलपुर, रीवा, भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन और इंदौर संभाग के जिलों में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई। रविवार सुबह से शाम तक गुना में 43, बैतूल में 5, उमरिया में 4, ग्वालियर में 3.5, रीवा में 3, सतना में 0.6, धार में 0.5 मिलीमीटर बरसात हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सोमवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा रहा। शनिवार को अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री से लेकर 2.8 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शनिवार को न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री के मुकाबले 2.8 डिग्री कम रहा। मानसून की वजह से राजस्थान से मध्य प्रदेश के मध्य दक्षिणी छत्तीसगढ़, ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के क्षेत्र तक लगातार हालात बारिश के बने हुए हैं। पीर पंजाल रेंज में अच्छी राजमार्ग कनेक्टिविटी के बाद पर्यटकों ने जम्मू और कश्मीर के राजौरी में, कोटरांका और भूदल में पिकनिक स्थलों का दौरा करना शुरू किया।
आपको बता दें कि पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए देखे गए। स्थानीय लोगों ने भी यहां पर्यटकों की आमद का समर्थन किया क्योंकि उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल रेंज में हाईवे कनेक्टिविटी पर भी बरसात का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस तरह से पर्यटकों की आमद इलाके में बढ़ रही है उससे स्थानीय लोग काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए रोजगार की असीम संभावनाएं खुलती हुई नजर आ रही हैं। लोग पर्यटकों को तरह तरह की सहूलियत मुहैया कराकर अपने रोजगार के साधनों में इजाफा कर रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर से जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए सैलानी इन दिनों जमा होते हैं। खासतौर पर मई, जून, जुलाई के महीने में जम्मू कश्मीर में आमतौर पर सैलानियों का जो जमावड़ा है वो लगा रहता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और मैं ये मैसेज देना चाहूँगी अपनी गवर्नमेंट को कि यहाँ पे थोड़ा फोकस करे ताकि यहाँ पे लोकल एरियाज जो भी अनएक्सप्लोर्ड जो एरियाज हैं यहाँ पे आके देखें कि हमारी जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो बहुत ही मतलब इन चीज़ें महरूम हो जाते हैं। वो इसका मतलब इंजॉय नहीं कर सकते, अपने नेचुरल चीज़ों को, ब्यूटी को, नेचुरल चीज़ों को इंजॉय नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आएँ और इसको डेवलप करें। यहाँ पर लोगों को आना चाहिए और हम देखते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ से श्रीनगर चले जाते हैं, पीर पंजाल चले जाते हैं, तो यहाँ का भी व्यू काफ़ी अच्छा, अगर ये ज़्यादा अच्छा डेवलप हो जाएगा तो काफ़ी लोग इधर विजिट करेंगे। और बस थोड़ा सा तो फिलहाल दमदार समाचार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।